नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड में कथित पेपर लीक प्रकरण के कारण विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में कई सरकारी विभागों में भर्ती के लिए 21 सितंबर को आयोजित स्नातक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस परीक्षा को 3 माह के भीतर दोबारा आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि शासकीय आवास पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की है और इस दौरान प्रतिनिधियों ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए यूके एसएससी द्वारा 21 सितंबर को आयोजित की गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को निरस्त करने हेतु सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। युवाओं की लगन और मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में सशक्त कदम उठाया है। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 8 प्रस्ताव पास हुए हैं। महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग के तहत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील किए जाने का केंद्र सरकार ने अब सहमति दे दी है। सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन 50% पद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ही भरे जाएंगे और रायपुर विधानसभा क्षेत्र में फ्री जोन में छूट मिली है। रायपुर में बनने वाले विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले फ्री जोन इलाकों में मकान और छोटी दुकानें बनाने की अनुमति दे दी गई है। इससे आम जनता को राहत मिली। युवा थे, उन्होंने आवाज पर आकर आपसे मुलाकात की है और आभार भी व्यक्त किया आपका। किस तरीके का हमारे प्रदेश के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाई कोर्ट के जज रहे यूसी ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। समान नागरिक संहिता का मत था। इसमें जैसे हमारे प्रदेश में नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है, इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी। तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है कि इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमति किया जाएगा। समान नागरिक संहिता का मत था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से आरटीआई को कमजोर किया गया है, पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है और 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा में आरटीआई में संशोधन किया गया है और इसमें व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित किया गया है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जनप्रतिनिधियों की जानकारी निजी कैसे हुई? जनप्रतिनिधियों की सभी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए और इसे निजी दायरे से बाहर होना चाहिए। दिनेशपुर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत दिनेशपुर मंडल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों को जागरूक किया गया। और इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की गई। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं का उद्देश्य लोगों के आत्मनिर्भर भारत के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करना है। को एक दिशा दी है आत्मनिर्भर भारत,
और पूरे देश में इस विषय को लेकर बहुत बड़ा लोगों के अंदर उत्साह है और देश इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मोदी जी के आह्वान पर ही पूरे देश में जो है पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। लोगों के अंदर जो है स्वाभिमान पैदा करना है कि जो भी होगा हम अपने देश की जो बनी हुई चीजें हैं, स्वदेशी हर चीज जो हम लेने का जो हम लोग प्रयास करेंगे और देश फिर से आत्मनिर्भर भारत बने। जब से मोदी जी आए 2014 से, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और जो है तकनीकी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिनेशपुर इकाई द्वारा खुदीराम बोस स्टेडियम में एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात पूरे नगर की प्रक्रिया करते हुए एक अनुशासित पथ संचालित किया गया और ये आयोजन संघ के शताब्दी संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को समर्पित किया था। और इस दौरान पूरे दिनेशपुर नगर केसरिया रंग से रंगा हुआ दिखा और स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का भव्य अभिनंदन किया। और इस दौरान कार्यक्रम को मुख्य रूप से चंद्रशेखर ने अपने उद्देश्य बोध से कहा कि 100 साल की यात्रा त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा की कहानी है। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष केवल उत्साह नहीं बल्कि राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए खुद को समर्पित करने का एक संकल्प भी है। के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1925 से ही संघ निरंतर रूप से अपने समाज की सुरक्षा के लिए और अपने समाज को संगठित करने के लिए निरंतर रूप से कार्य कर रहा है। इन 100 वर्ष की यात्रा में अनेक उतार चढ़ावों के साथ संघ ने अपने समाज के सुख दुख में अपने स्वयंसेवकों की हमेशा सहभागिता और उस सहभागिता के बल पर और उस पुनर्जागरण के बल पर संपूर्ण समाज को एक दिशा की ओर ले जाने में संघ और संघ के स्वयंसेवक निरंतर रूप से सफल हुए हैं। के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1925 से ही संघ निरंतर रूप से अपने समाज की सुरक्षा के लिए रुड़की नगर निगम एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार चर्चा का कारण एक यूट्यूबर के जन्मदिन पार्टी को हुए अश्लील डांस का है। वीडियो प्रसारित होने के बाद से नगर निगम की फर्जियत हो रही है और छवि बिगड़ता देखकर अब महापौर और अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। 2 माह पहले इस यूट्यूबर को अश्लील कंटेंट इंटरनेट मीडिया पर परोसने के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और रुड़की नगर निगम के सभागार को एक पार्षद ने कवि सम्मेलन के लिए बुक किया था और इस सभागार में शनिवार की रात एक चर्चित यूट्यूबर अमजद की बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था और इस दौरान तमाम युवक और युवतियों ने अश्लील डांस किया और जमकर ठुमके भी लगाए। केक काटकर एक दूसरे के ऊपर केक भी फेंका गया, जिससे नगर निगम के सभागार की कुर्सियां भी गंदी हो गई और इसके बाद से रविवार को इस पूरे वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित रहा। वीडियो प्रसारित होने के बाद से लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। इंटरनेट मीडिया पर तमाम कमेंट आए हैं और नगर निगम को आड़े हाथों भी लिया गया है। लोगों का कहना है कि नगर निगम का सभागार सरकारी संपत्ति है और ऐसे में यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे निजी कार्यक्रम के लिए इसको बुक किया जाना बिल्कुल गलत है और ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का कोई घटनाक्रम नगर निगम के जो ऑडिटोरियम वहाँ पर हुआ है और मैं सोचता हूँ कि नगर निगम का जो ऑडिटोरियम है वो एक अच्छे कार्यक्रम के लिए और साफ़ सुथरे स्वच्छ कार्यक्रम के लिए, और जब भी इसकी हॉल की बुकिंग कर जाए तो पूरा जानकारी ली जाए क्या कार्यक्रम है, कौन कर रहा है, उनका आधार कार्ड, उनका पूरा आता, उनका फर्म का नाम, पूरा सब मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को नोट करना चाहिए। उसके बाद ही हॉल की बुकिंग देनी चाहिए और एक वहाँ पे कर्मचारी की ड्यूटी होनी चाहिए जो रात में वहाँ पे रहे और देखिए इस तरह की कोई हरकत तो नहीं वहाँ पर हो रही है या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। तो ये लापरवाही अधिकारियों की जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो मैं चाहूँगा इसमें संज्ञान लिया जाए और उसमें कहते हैं जो लापरवाही जिन्होंने करी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाए। आपके चैनल अश्लील डांस हुआ है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली अभी ये संज्ञान में आया है, हमारे एक पार्षद द्वारा वो बुक कराया गया था। हमें जो है इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इस तरीके का कोई प्रोग्राम होगा। हम अभी ये संज्ञान में आने पर हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखो हमारे ये सही है कि ये हमारे द्वारा ही बुक कराया गया था, लेकिन इसमें हमें कहा गया था कि हमारा जो है कवि सम्मेलन है और हम इसमें जो है कवि सम्मेलन भाई अच्छा है, पारदर्शी है, भाई सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें जो है ना ये इतना बड़ा जो है ये कांड कर देंगे वहाँ पे और ये अश्लीलता फैलाएंगे और निगम की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो है ना बड़ा नुकसान हुआ है। तो देखो उसकी भरपाई वो करनी चाहिए उन्हें। और देखो हमें पता नहीं था कि भाई ये
वहाँ पे बर्थडे मनाएंगे या कुछ और होगा या अश्लीलता होगी, लेकिन ये इतना हमें पता नहीं था। फिर जो है उसके बाद जब हमें सुबह पता चला मॉर्निंग में, तो हमने फ़ोन किया उसे, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है फिलहाल अभी ना। तो देखो, एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कीछा क्षेत्र में संयुक्त अभियान के अवैध हीरोइन बरामद किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। और इस कार्रवाई में एक नशा तस्कर बलदेव सिंह की गिरफ्तार भी किया गया है, जो कि कुख्यात नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस नेटवर्क से प्रिंस सिंह और उनकी मां पहले से ही नशा तस्करी के मामले में नामजद है। एसटीएफ की माने तो ये नेटवर्क लंबे समय से सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था और इसकी कड़ियों को खंगालने का काम अब तेज कर दिया गया है। एसटीएफ प्रमुख ने आम जनता से अपील की है कि वो नशे से दूर रहें और ऐसे तस्करों की जानकारी तत्काल ही पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नशा तस्करी से जुड़े हर व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ की इस कार्रवाई से नशा तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में पूरे नेटवर्क की परतें खोली जाएंगी और अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और इसे ही देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि यदि बिना पर्ची की दवाइयां बेचते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने अस्पतालों में सफाई पर बल देते हुए कहा है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय है या फिर उनमें अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के चादर बिछाई जाए। तो वहीं डॉक्टरों की नियुक्तियों पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है और मेडिकल कॉलेज में 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है, जिसके लिए साक्षात्कार जारी है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 280 डॉक्टरों की नियुक्ति भविष्य में की जाएगी और इससे 2025 तक अस्पतालों में डॉक्टर की कमी पूरी हो जाएगी। वहीं प्रदेश में अभी भी 42% डॉक्टर की कमी बताई जा रही है, जिससे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए हैं। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी हैं। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए हैं, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए। कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। उत्तराखंड में मौसम सुहाना बना हुआ है। ज्यादातर क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रहती है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडराते रहते हैं। दून में चटक धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान घटने से सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश भर में मौसम शुष्क बने रहने के अनुमान है और रविवार को दून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही चटक धूप खिली रही, जिससे पारे में काफी इजाफा भी हुआ और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। तो वहीं शाम को कहीं कहीं आंशिक बादल मंडराने के साथ ही हल्की हवाएं चलने लगी, जिससे ठंडक महसूस की गई। तो वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पारे में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है और अधिकतम तापमान सामान्य उससे अधिक बना हुआ है, जिससे दिन और रात के तापमान में थोड़ा अंतर बढ़ गया है। ये मौसम स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल और संक्रमण के आशंका भी बनी हुई है। फिलहाल मौसम काफी यहाँ पर सुहाना बना हुआ है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना लिया है और इस बार 12 अक्टूबर को बीते साल पूरे यात्रा काल में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 48,04,000 थी और अब इसके आंकड़े को पार करते हुए ये दिखाई दे रहा है, जबकि यात्रा अभी चल रही है और इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।
ये यात्रा 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही अगले साल तक के लिए बंद हो जाएगी। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 4 धाम यात्रा में आज की तारीख तक 48 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और इस बार अक्टूबर माह में ये आंकड़ा पार होने से नया रिकॉर्ड बन गया है। जबकि 2023 में 4 धाम यात्रा में 55 लाख से अधिक श्रद्धालु आए थे और इस साल खराब मौसम के साथ आपदा की घटनाओं का 4 धाम यात्रा पर बड़ा असर पड़ा है। उत्तरकाशी जिले के धरारी और हरसिल में आई भयंकर आपदा से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा कई दिनों तक के लिए पूरी तरह से बंद रही थी। क्षेत्रग्रस्त गंगोत्री नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल होने पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो पाई है। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस बार प्रदेश में आपदा की चुनौतियों के बावजूद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से किए गए प्रावधान व्यवस्थाओं का परिणाम है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुलभ यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले समय में 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है और इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और यात्रा सही रूप से चले। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी, राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर।